हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है लेक्चर वीडियो BCHCT 131 ब्लॉक 2 यूनिट 6। जो यूनिट 6 है उसका जो रिसेंट पार्ट है, जो प्रीवियस पार्ट है, वो हम अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट हाफ पार्ट हम इस वीडियो में अपलोड करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो है पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस। अब पोलराइजिंग पावर क्या होती है? पावर मतलब कि क्षमता। पोलराइजिंग पावर जो है वो कैटायन के साथ एक्चुअली रिलेट करती है, क्योंकि जो कैटायन है उसके पास कितनी पावर है, कितनी उसके पास एबिलिटी है कि वो उसके साथ वाले जो एनायन है, जिसके साथ वो बॉन्ड बनाने जा रहा है, उसमें से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ कितना अट्रैक्ट कर पाएगा। वो कितना अट्रैक्ट कर पाएगा, दैट इज इट्स एबिलिटी, दैट इज एबिलिटी ऑफ कैटायन। सो उसी एबिलिटी को, उसी पावर को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन या फिर पोलराइजिंग पावर। मतलब कि कैटायन की पोलराइजिंग पावर जो है वो उसकी उतनी एबिलिटी है जितनी एबिलिटी से वो उसके साथ वाले एनायन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस की ही बात क्यों करी गई, क्योंकि जो भी इंटरेक्शन होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ होती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट कर पाता है, उस एबिलिटी को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। अ कैटायन्स पोलराइजिंग पावर रिलेट्स टू इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट कर पा रहा है। किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? नियर बाय एनायन के। अब उस एनायन की कितनी पावर है, एनायन में कितनी एबिलिटी है कि वो पोलराइज हो सके कैटायन के साथ, वो हो जाएगी पोलराइजेबिलिटी। पोलराइज एबिलिटी, कितनी एबिलिटी है, एबिलिटी टू पोलराइज इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी, कि एनायन के पास कितनी पावर है कि वो कैटायन के साथ पोलराइजेबल हो सके, दैट इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। तो ये दो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपको समझनी जरूरी हैं। अब ये जो पोलराइजेशन है, पोलराइजिंग पावर है, वो कैसे किस किस के साथ रिलेट करती है और कैसे रिलेट करती है। इफ द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज क्वाइट स्मॉल, मतलब कि पोलराइजेशन जितनी कम होगी किसके बीच में, उन्हीं दो आयंस के बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में, उतना ही जो बॉन्ड है वो आयनिक रहेगा। मतलब पोलराइजिंग डिग्री इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड उतना ज्यादा होगा जितना कि कम पोलराइजेशन होगी। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज लार्ज कब, अगर लार्ज होती है तो क्या होगा? अब मैंने बोला कि अगर स्मॉल होगी, इफ द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज क्वाइट स्मॉल बिटवीन टू आयंस देन द बॉन्ड रिमेन लार्जली आयनिक, तो उतना ज्यादा वो आयनिक रहेगा। ऐसा क्यों? अगर पोलराइजेशन जो डिग्री है वो हाई हो जाए फिर क्या होगा? अगर पोलराइजेशन डिग्री हाई हो जाती है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि जो एनायन से इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, किसने लेने हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाने हैं कैटायन की तरफ, तो क्या होगा? अगर पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी, पोलराइजेशन डिग्री ज़्यादा होगी, तो उतने ही ज़्यादा कैटायन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। किससे? एनायन से। अगर ऐसा होगा तो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ जाएंगे, कैटायन की तरफ उतने ज़्यादा आ जाएंगे, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो वहाँ पे आयनिक की बजाय आयनिक बॉन्ड का परसेंटेज कम हो जाता है, कोवेलेंट करेक्टर का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलराइजेशन शुड बी स्मॉल टू रिमेन बॉन्ड आयोनिक। If the degree of polarization is large, electrons are drawn from anion towards the positive cation, resulting a high electron density between two nuclei. A significant degree of covalent character is generated in the bond. अब क्या मतलब हुआ? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। अब कैटायन एंड आयन का क्या मतलब है कि किसका ज्यादा होना चाहिए, किसका कम। ये समरी है कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इंक्रीजेज एज दे बिकम स्मॉलर एंड हाईली चार्ज। अब कैटायन के ऊपर +1 पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना उसका साइज कम, उतना ही ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। अगर आयन अनायन है,
एनायन की पोलराइजिंग पावर कब इंक्रीज होगी? जब उसका साइज लार्ज होगा। ये दो बातें आप याद रखें। ये दो बातें, दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्यों बोले? क्योंकि दीज टू पॉइंट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज फजान्स रूल। अब इसी के साथ ये दो पॉइंट रिलेट करते हैं, इसीलिए मैंने वहां पे डिस्कस किए। First rule is a cation will be more polarizing power. Cation will having more polarizing power if it is small and highly positive charge. वही पॉइंट दोबारा से आ गया, that is known as Fazan's first rule कि cation ज़्यादा polarizing power उसकी तभी होगी अगर उसका चार्ज ज़्यादा होगा, उसका साइज कम होगा। अब सेकंड रूल क्या बोलता है कि अगर एनायन का चार्ज, मतलब कि एनायन का जो साइज है, एनायन का कौन सा चार्ज बोलेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑब्वियसली नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका साइज होगा, उतना ज्यादा ही एनायन, जो एनायन है वो इजीली पोलराइज हो सकता है। अब ये बात याद रखें कि कैटायन के केस में हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, एनायन के केस में बोलते हैं पोलराइजेशन। इसीलिए मैंने जब फर्स्ट टाइम डेफिनेशन बताई थी पोलराइजिंग पावर में, वहां पे मैंने डिस्कस किया था कैटायन के बारे में, पोलराइजेबिलिटी में हमने डिस्कस किया था एनायन के बारे में। तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ, जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयन का उतना ही ज़्यादा उसका पोलराइजिंग पावर होगा। जितना ज़्यादा चार्ज होगा किसी भी नेगेटिव अनायन का, किसी भी अनायन का, उतना ही ज़्यादा वो पोलराइजेबल हो सकता है, उतनी ही उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। पोलराइजेशन फेवर्ड। अब कैटायन और एनायन की बात होगी। अगर कोई कैटायन है, बस उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इफ द कैटायन डज नॉट हैव अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, पोलराइजेशन इज फेवर्ड। तब उनमें पॉसिबल है कि पोलराइजेशन हो सकती है। ये पॉइंट याद रखिए, थर्ड रूल है। अब तीनों रूल को बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल जो है, जो बोलता था कि पॉजिटिव चार्ज के बारे में बोलता था, कैटायन के बारे में बोलता था, उसे हम एक न्यूमेरिकल के साथ समझे। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ एन आयन इज गिवन बाय, अब चार्ज डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसके में बीच में, जब हम चार्ज की बात करें तो उसका मास क्या होगा? यूनिट चार्ज इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, उसके प्रोटॉन कितना प्रोटॉन चार्ज है, डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम कितना है। अब हम ले लेते हैं कोई भी आयन, चार्ज आयन ले लेते हैं, सोडियम पॉजिटिव आयन ले लेते हैं, तो उसका आयनिक रेडियस है 116 पिकोमीटर। तो उसका चार्ज डेंसिटी यूनिट चार्ज है, तो इसका मतलब सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है? सोडियम आयन के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी यूनिट चार्ज है, तो 1 पॉजिटिव चार्ज इंटू चार्ज ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जो वॉल्यूम ऑफ आयन है दैट इज स्फीयर शेप, तो इट हैज वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास जो वैल्यू आएगी 24 कूलम पर क्यूब मिलीमीटर, पर मिलीमीटर क्यूब। तो ये दिस इज द वैल्यू फॉर चार्ज डेंसिटी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज सोडियम आयन विद द कैटायन ऑफ चार्ज 3 पॉजिटिव ओनली कंपाउंड विद पुअरली पोलराइजेबल। चार्ज अगर 3 पॉजिटिव है तो पुअरली पोलराइजेबल अनायंस, मतलब कि जो पोलराइजेबल अनायंस हैं वो पुअरली पोलराइजेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कौन सा आयन, जैसे कि फ्लोराइड आयन की बात करें। कैटायन जिसका चार्ज, कैटायन विद चार्ज ऑफ 4 पॉजिटिव या फिर इससे भी ज्यादा है, दे कंपाउंड हैविंग कोवेलेंट कैरेक्टर। ये बात याद रखें। एक क्वेश्चन आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड इज हायर AlF3। एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है एल्यूमिनियम आयोडाइड के कंपैरेटिव, ऐसा क्यों? दोनों में ऐसे बॉन्डिंग में क्या डिफरेंट है? अब यहाँ पे आ जाता है फजान सेकेंड रूल। तो फजान सेकेंड रूल भी समझा देते हैं, उसके साथ साथ ही क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। एल्यूमिनियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम आयोडाइड दोनों को कंपेयर करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इसका है 1563, तो इसका है 463। तो कितना ज्यादा डिफरेंस है? देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम फ्लोराइड एंड आयोडाइड। इन केस ऑफ आयनिक रेडियाई देयर इज ऑल्सो अ लार्ज difference, 117 picometer here, 206, about 100, about 80-90% डिफरेंस है यहाँ पे आयनिक रेडियस के बीच में। वॉल्यूम ऑफ आयोडाइड, अब दोनों में कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों के केस में एल्यूमिनियम कॉमन है, और जो चीज डिफरेंट है उसी में ही कुछ ना कुछ डिफरेंस हमें ढूंढना पड़ेगा। फ्लोराइड और आयोडाइड का डिफरेंस, अब इन्हीं आयंस की बात करेंगे।
जो वॉल्यूम है आयोडाइड आयन की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फ्लोराइड आयन। ऐसा क्यों? एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जो फ्लोराइड है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद में आ जाता है उसका आयोडाइड, सबसे एंड में आता है। तो आपको उसका ट्रेंड तो पता ही होगा, क्योंकि फ्लोराइड आयन का साइज बहुत कम होता है, तो वो एल्यूमिनियम बड़े साइज वाले एल्यूमिनियम से इतनी ज्यादा इजीली पोलराइजेबल नहीं होता, क्योंकि इट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज। ये दूसरा रीजन है। एक रीजन हो गया कि साइज के ऊपर, दूसरा रीजन हो गया चार्ज के ऊपर। अब स्मॉल साइज है इसलिए पोलराइजेबल नहीं है इसके साथ। दूसरा रीजन है कि इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि 3 पॉजिटिव चार्ज कैटायन विद पुअरली पोलराइजेबल, तो यही केस में आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इतना ज्यादा डिफरेंस है एल्यूमिनियम और फ्लोराइड के बीच में, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग है वो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इसका जो बॉन्ड है वो आयनिक होगा। आयोडाइड के केस में बात करेंगे, आयोडाइड आयन इज डिस्टॉर्टेड टुवर्ड्स हाई चार्ज्ड एल्यूमिनियम कैटायन टू सच एक्सटेंट, इतना ज्यादा कि उसमें बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम आयोडाइड। ये तो हो गया सेकंड केस। अब ना आता है थर्ड केस, थर्ड रूल। इट इज रिलेटेड, अब वहां पे थर्ड रूल में हम कौन सी बात कर रहे थे? वो केस था नोबल गैस कन्फिग्रेशन, जो कैटायंस जिनकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन नहीं है। इट इज रिलेटेड टू कैटायन दैट डू नॉट हैव नोबल गैस कन्फिग्रेशन। क्योंकि नोबल गैस कन्फिग्रेशन बहुत स्टेबल होती है, इट इज मोस्ट इफेक्टिव एट शील्डिंग द न्यूक्लियर चार्ज। So ions which do not have noble gas configuration are more polarizable. कैसे? अब कंपेयर कर लें सिल्वर आयन, दूसरा कंपेयर कर लें पोटाशियम आयन। सिल्वर कैटायन जो है उसमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन 4d10 कंप्लीटली फिल्ड है। पोटाशियम आयन की बात करें 3s2 3p6 है। अब दोनों में अगर कंपेयर करें चार्ज डेंसिटी का कंपेयर करिए, बहुत ही कम डिफरेंस है, ऑलमोस्ट इक्वल हम इसे मान सकते हैं। आयनिक रेडियाई में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल है। इसका मतलब क्या, अगर दोनों में अगर बात करें, अगर दोनों में कंपैरेटिव करें तो उसके केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सिल्वर के जो सॉल्ट होंगे उसका कम होगा एज कंपेयर टू पोटाशियम सॉल्ट्स। तो उसके बाद अगर टॉपिक आ जाता है, यहाँ तक हो गया है फजांस रूल, 3 रूल हो गए हैं। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, मतलब एक्सप्लेनेशन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्डिंग कॉन्टिनम। बॉन्डिंग कॉन्टिनम में एक डायग्राम है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। एक ट्रायंगल बनाया गया है, फेमस ट्रायंगल है। तो उसमें क्या है, बॉन्डिंग में के बारे में बताया गया है कि कितने उसमें पार्टीशन की गई है बॉन्डिंग के बीच में। मेटालिक बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है। वो एक ट्रायंगल बनाया गया है, वो बॉन्डिंग कंटिन्यूम उसे बोलते हैं कि कितने परसेंट हम एक पिक्चराइज कर सकते हैं कि बॉन्डिंग को कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया है, कितने की परसेंटेज में। उस ट्रायंगल को बोलते हैं वेन आर्कल कैटेलार ट्रायंगल। कंपाउंड हैविंग बॉन्डिंग रिप्रेजेंट बाय पॉइंट्स नियर द वर्टिसेस। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे ट्रायंगल तो उसमें पॉइंट्स में नियर द वर्टिसेस बॉन्ड्स दिखाए गए हैं। मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड, ज्यादातर जो है वो उसी एरिया के अंडर है। कौन सा एरिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल के बीच में। तो 2 वहां पे डायग्राम्स बनाई गई हैं। दूसरी जो डायग्राम है वो फिगर बी है, उसमें रफ डिवीजन इनटू मेटालिक आयनिक कोवलेंट जोन्स दिखाए गए हैं। अब इन्हीं 3 जो ये जोन्स हैं, इसी के बीच में एक इसी के रिलेटेड आगे वाला जो टॉपिक है वो है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी समझने से पहले आप इन्हें दोबारा रिवाइज कर लें कि ये मेटालिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग एक्चुअल में है क्या। हमने ये पिछले चैप्टर में भी रिवाइज किया हुआ है। आयनिक बॉन्डिंग इन विच 1 और मोर, अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन के जो ट्रांसफर होते हैं कंप्लीटली एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाते हैं, एंड रिजल्टिंग आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अगर कोवलेंट की बात करें वहां पे इक्वल शेयरिंग होती है, मतलब वहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है आपस में वो इक्वली होती है 50-50%। लेकिन ऐसा केस आयनिक बॉन्डिंग में नहीं है। अगर
कहीं भी बॉन्डिंग 50-50% है, इक्वली शेयरिंग हो रही है, तो इसका मतलब वहां पे कौन सा बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग हो गया। मेटालिक बॉन्डिंग क्या था, जो शेयरिंग जो भी होगी अगर वो एक मेटल एटम से दूसरे मेटल एटम के साथ हो रही है तो उस बॉन्डिंग को, वहां पे बनने वाली बॉन्डिंग को बोलेंगे मेटालिक बॉन्डिंग। अब तीनों को आपने समझ लिया। अब बात करते हैं बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में। एक्चुअल में बॉन्ड पोलैरिटी इट इज द मेजरमेंट, किस चीज का मेजरमेंट, कि जो भी इलेक्ट्रॉन चाहे वो ट्रांसफर हुए हैं चाहे वो इक्वली शेयर हुए हैं, कितना का शेयर हुए हैं कितना का ट्रांसफर हुए हैं, उस मेजरमेंट को बोलते हैं बॉन्ड पोलैरिटी। मतलब कि हमने बोला कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं एक एटम से दूसरे एटम, कितना ट्रांसफर होता है उसका मेजरमेंट करने के लिए बना है बॉन्ड पोलैरिटी, उस मेजरमेंट को बोलते हैं बॉन्ड पोलैरिटी। कोवलेंट बॉन्डिंग में हम बात करते हैं इक्वली शेयरिंग होती है, इक्वली शेयरिंग कितनी होती है कि कितने % तक होती है, तो उस मेजरमेंट को बोलते हैं बॉन्ड पोलैरिटी। अब बॉन्ड पोलैरिटी को डिटरमिन करने के लिए कुछ कैसे उसे मेजरमेंट कर सकते हैं, कैसे उसे डिटरमिन कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले जो किस चीज़ पे डिपेंड करती है बॉन्ड पोलैरिटी, वो होती है रिलेटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। जो भी बॉन्डेड एटम्स हैं, एटम ए और बी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कीजिए अब दो एटम्स हैं ए एंड ए, दोनों ही एटम है, एक एटम है ए दूसरा एटम भी है ए, एटम ए एंड एटम ए, तो दोनों में जो सेम है, अब सेम हो गए हैं एटम्स, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों में शेयरिंग बराबर होगी, इक्वल होगी। इक्वल होगी इसका मतलब क्या है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल O2 Cl2 N2। इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, और ये सेम है, एक एटम भी ऑक्सीजन है दूसरा एटम भी ऑक्सीजन है। अब दोनों ऑक्सीजन एटम में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों की तो इक्वल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका मतलब ये है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है तो वो बॉन्ड कौन सा हुआ, नॉन पोलर बॉन्ड। सिमिलरली क्लोरीन के केस में दोनों में ही जो बॉन्डिंग है वो इक्वल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसीलिए उनमें जो बॉन्डिंग है वो नॉन पोलर है। तो these bonds, the bond formed by oxygen, chlorine और nitrogen diatomic molecule is non-polar। लेकिन अगर हम केस ले लें एटम ए और दूसरा एटम है बी, ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू अदर एटम। अब एग्जांपल ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब HCl के केस में क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन में अगर दोनों को कंपैरिजन करें तो इसमें जो क्लोरीन एटम है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से, किससे अट्रैक्ट करता है, कहाँ से, हाइड्रोजन से। अब जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज छूट जाता है। अब इसी को डिफाइन करने के लिए, अब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, अब डिफरेंस है इसका मतलब क्या है, बॉन्ड इज पोलर। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को दिखाने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए एक आप तरीका यूज कर सकते हैं, वो क्या है, जैसे कि HCl है, मैंने एक तो आपको सिखाया कि पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगा सकते हैं। दूसरा केस है कि आप एरो के साथ दिखा सकते हैं, जो एरो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ पॉइंट आउट करता है, जो उसका टेल होता है वहां पे आप ऐसे लाइन लगाते हैं, जिसका मतलब हो जाता है कि इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से यहां पर ट्रांसफर हो रही है। इक्वल एंड अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय, अब इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग इक्वल है या नहीं है ये शो करने के लिए हम यूज करते हैं लुईस स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल Cl2 की बात करें, अब इसमें दोनों ही सेम है, एटम ए मतलब क्लोरीन। अब इनमें क्या है, जो शेयरिंग होगी वो इक्वल होगी, बिल्कुल इक्वल, इसीलिए जो डॉट्स हैं इलेक्ट्रॉन्स वो सेंटर में दिखाए गए हैं। दिस इज नॉन पोलर बॉन्डिंग। अब इस केस में देखेंगे, इस केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है टुवर्ड्स, इट विल मोर टुवर्ड्स क्लोरीन एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम, इसीलिए ये सेंटर में ना दिखाकर टुवर्ड्स क्लोरीन दिखाए गए हैं। तो बॉन्ड इज पोलर, बॉन्डिंग पेयर अनइक्वली शेयर्ड। तो इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं बाय यूजिंग लुईस स्ट्रक्चर। यहां तक हो गया बॉन्ड पोलैरिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइपोल मूवमेंट।
व्हाट इज डायपोल मोमेंट? व्हेन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, दो कोई भी इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पड़े हैं विद अपोजिट साइन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल हो बट उनका साइन जो है उनपे वो साइन चार्ज जो है वो अपोजिट साइन के साथ हैं और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ रखे हुए हैं, तो उसमें बोलते हैं कि ये क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया। अब उस डाइपोल की मेजरमेंट करने के लिए कितना डाइपोल हुआ, इंक्रीज करा डिक्रीज करा, उसकी मेजरमेंट को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय साइन म्यू। म्यू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज उनमें, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है तो आप बात ये नहीं बोल सकते कि कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं, ए या बी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट साइन अपोजिट है। हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे यूज करा गया क्यू और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, वो कितने डिस्टेंस से एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे पड़े हैं, क्यू इंटू आर। अब इनके बात करें यूनिट के बारे में, तो जो क्यू है इट इज चार्ज, इट हैज यूनिट कूलम। ओके, अब जो डिस्टेंस है वो मीटर में होगा, ऐसा यूनिट की बात करें तो कूलम मीटर, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाती है, कूलम मीटर। अब डायपोल मोमेंट किस चीज पे डिपेंड करती है, फॉर्मूला से ही आप बोल सकते हैं, इट इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट, जितनी ज्यादा सेपरेशन होगी उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा। डायपोल मोमेंट इंक्रीज इन साइज एज चार्ज सेपरेशन इंक्रीजेस एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इंक्रीजेस। एज क्यू इंक्रीजेस, जितना ज्यादा चार्ज इंक्रीज होगा उतना और जितना ज्यादा ही आर इंक्रीज करेगा उतना ही ज्यादा म्यू भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि म्यू इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन दीज टू टर्म्स। ऐसा यूनिट हो गया एक न्यूमेरिकल। नेगेटिव चार्ज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है, मतलब कि चार्ज हम इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे, इज सेपरेटेड, वो सेपरेट है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड इक्वल है, हमें डिस्टेंस दिया गया है, आर हमें दे दिया गया है, डायपोल मोमेंट हमें फाइंड करना है, लेकिन हमें क्यू नहीं मिला। क्यू कहाँ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बात करी गई है इलेक्ट्रॉन की, तो चार्ज किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो चार्ज होगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 और हमें दिया गया है डिस्टेंस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी यूनिट आएगी वो कूलम मीटर में आएगी। इसकी अगली यूनिट है जिसको हम बोलते हैं डिबाई। 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। तब अगर हम इसे डिवाइड करेंगे इस टर्म के साथ तो क्या मिल जाएगा, जो यूनिट होगी वो डिबाई में आ जाएगी। आप कूलम मीटर में भी छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज हाउ टू डिटर्मिन द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को कैसे डिटर्मिन करते हैं, एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं मोलर पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन आपने समझ लिया, मोलर जहां पे आगे वर्ड लग गया, मैंने आपको पहले भी समझाया है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की जो पोलराइजेशन होगी दैट इज नोन एज मोलर पोलराइजेशन। इट इज डिनोटेड बाय पीएम, polarization, M for molar. It is caused by, in terms of molar polarization, PM, which is polarization for 1 mole of substance, and it is given by formula PM is equals to Na. ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर by 3 epsilon naught. Epsilon naught is permittivity, naught है इसका मतलब वैक्यूम है। अल्फा क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी, कितनी पोलराइजेबिलिटी है। म्यू क्या है, डायपोल मोमेंट अपॉन 3kT, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। व्हेन अ पोलर मॉलिक्यूल इमर्ज्ड, अब उसी पोलर मॉलिक्यूल को अगर किसी मीडियम में रखा गया है, अब ये तो वैक्यूम के लिए था, अगर मीडियम में है, चाहे वो एयर में है चाहे वो लिक्विड में है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ER इज इक्वल्स टू E बाय E नॉट, मतलब एप्सिलॉन R इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये यूज कर सकते हैं। इससे फिर ये फॉर्मूला कितना चेंज हो जाएगा, इस फॉर्मूले के साथ हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय कंपेयरिंग कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद सैंपल प्रेजेंट। सैंपल सपोज कीजिए C है विदाउट C नॉट। इस फॉर्मूले के साथ अगर मीडियम में बात करें तो ये, अगर कैपेसिटेंस में बात करें तो ये हो गया फॉर्मूला। अब ये यूज करोगे तो एक अनदर फॉर्मूला जो आपके पास आएगा वो ये बन जाएगा। इक्वेशन 1 को चेंज करके ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं, ये पूरे टर्म को आप लिख सकते हैं A और इस पूरी टर्म को आप लिख सकते हैं B बाय T। अब
ये ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमें चाहिए ग्राफ। ग्राफ हमने प्लॉट करना है किस किस के बीच में? 1/T के बीच में और मोलर पोलराइजेशन के बीच में, दोनों में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ये है ग्राफ। इस ग्राफ में हमने 3 सैंपल लिए, एक CCl4 ले लिया, एक मिथाइल क्लोराइड ले लिया, एक HCl ले लिया। हमें पता करना है कि वो पोलर हैं या फिर नॉन पोलर हैं। अब ये जो ग्राफ है ये ड्रॉ किया गया है बिटवीन मोलर पोलराइजेशन और इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। जो कर्व ए आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये इंक्रीज जो दिखाई दे रहा है वो मिथाइल क्लोराइड के लिए है। अब ये इंक्रीज दिखाया गया है, दिस इज बाय कर्व बी फॉर HCl। ये थोड़ा सा डिक्रीज है, ऑलमोस्ट ये इक्वल होता है, ये इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं, इससे भी कम डिक्रीज CCl4 के लिए। अब मोलर पोलराइजेशन जो है टोटल की बात करें, ये इंक्रीज करेगी किस किस के केस में? अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल के बाद ये ग्राफ आएगा। ये जो ग्राफ आएगा इस केस में आप देख रहे हो कि मिथाइल क्लोराइड और HCl के केस में दोनों में इंक्रीज आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ एज T इनवर्स इंक्रीजेस PM वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस, दोनों के केस में, इन केस ऑफ मिथाइल क्लोराइड, इन केस ऑफ HCl। लेकिन अब यहाँ पे अगर इंक्रीज दिख रहा है तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं, ये जो कोई ना कोई क्वांटिटी होगी वो फाइनाइट क्वांटिटी होगी। अब फाइनाइट क्वांटिटी है, मोलर पोलराइजेशन की फाइनाइट क्वांटिटी है, तो मोलर पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करता है? डायपोल मोमेंट पे। अगर डायपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर PM वैल्यू कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट भी कोई पॉजिटिव वैल्यू है। अगर डायपोल मोमेंट की कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो इट मीन्स द गिवन मॉलिक्यूल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं CCl4 कर्व C के बारे में। जो कर्व C है ऑलमोस्ट इतना है, ये ज्यादा डिक्रीज दिखाया गया है, ऑलमोस्ट इतना। तो ये है, इसमें हम बोल सकते हैं कि जो CCl4 का कर्व है, द मोलर पोलराइजेशन इन केस ऑफ CCl4 इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड टेम्परेचर। इट डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर पे। अगर मोलर पोलराइजेशन इज इंडिपेंडेंट इन केस ऑफ CCl4 ऑन अप्लाइड टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या है? PM वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टली अगर हम बोलें कि इसका जो डायपोल मोमेंट है वो भी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं रहेगा। फाइनाइट वैल्यू नहीं रहेगा, इसका मतलब इसका जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट पे भी वही इफेक्ट पड़ेगा। अब डायपोल मोमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है तो इसका मतलब जो गिवन मॉलिक्यूल है CCl4, इट इज नॉन पोलर। रिजल्ट क्या आता है फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स? इसी रिजल्ट से हमने सीखा, फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स molar polarization increases with increase in temperature. For non-polar molecule like CCl4, molar polarization does not depend upon temperature. Next topic, percentage ionic character. परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अब इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन से ही समझिए। आयनिक कैरेक्टर की परसेंटेज फाइंड करना, कितनी परसेंटेज है? आयनिक कैरेक्टर 70% है, 80% है, 17% है, 18% है, 20% है। ये फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। कंसीडर कीजिए, एक एग्जांपल लीजिए कि HCl मॉलिक्यूल है, 100% आयनिक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर शुड हैव कंप्लीटली मूव्ड। अब क्या है, पहले तो वो 100% आयनिक था, सपोज कीजिए। अब क्या हुआ कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरफ ज्यादा आएगा? Cl की तरफ। Cl की तरफ आएगा तो डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड कितनी है? ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट की ये वैल्यू है 3.57 के करीब। देयर शुड बी नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन, और सेपरेशन उनमें है 127.5 पिकोमीटर। डायपोल मोमेंट काउंट कीजिए। अब जो डायपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे उसे हम बोलेंगे म्यू कैलकुलेटेड। अब दोनों में, अब डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करें Q इंटू आर, तो वैल्यू आती है हमारे पास 20.42 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। अब ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट भी है, डायपोल मोमेंट कैलकुलेटेड भी है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर परसेंटेज। अब जो आंसर हमारे पास आता है वो है 17.5%। इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर इन HCl इज इक्वल टू 17.5%। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमें पता हो
सेपरेशन पता हो, चार्ज पता हो, तो हम पता कर सकते हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है और उसका आयनिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर इलोक्यूडेशन। तो इसमें क्या होता है, 4 ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके केस में क्या होता है कि बॉन्ड एंगल, और इस मेथड से हमें क्या पता चलता है कि जो मॉलिक्यूल्स में जो ये एटम्स हैं HO या फिर C OO, इनमें बॉन्ड एंगल कितना है, कि बॉन्ड्स में एंगल कितने एंगल से वो बॉन्ड सिचुएटेड है, जिसे हम डायरेक्ट बोलते हैं बॉन्ड एंगल्स। उसे फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है cos थीटा विच इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 2μ1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2μ1। अब ये फॉर्मूला आप याद रखें। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल सपोज कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हमने ये पढ़ा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है वो लीनियर होता है, उसका स्ट्रक्चर लीनियर है, मतलब कि इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री होता है। ये कैसे पता चला कि बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है? यही हम आज उसका रिजल्ट निकालेंगे, उसे शो करेंगे। डाइपोल मोमेंट अगर कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन की देखें तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट है वो इतनी वैल्यू है। अगर टोटल की बात करेंगे तो वो 0 है। 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मोमेंट नलीफाई ईच अदर एक्टिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन। अब ऐसा क्यों, 0 क्यों है, ये तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कार्बन है। अगर हम बात करेंगे जो डाइपोल मोमेंट है वो इस तरफ जा रहा है यहां से, ऐसा ही सेम इस तरफ जा रहा है क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, वो अपने एक दूसरे के जो इफेक्ट वो कैंसिल आउट करते हैं, वहां पे डाइपोल मोमेंट खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए डाइपोल मोमेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज 0। ठीक है, अब हम यही कॉस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसी केस में। म्यू स्क्वायर कार्बन डाइऑक्साइड माइनस CO अपॉन 2 म्यू स्क्वायर फॉर कार्बन ऑक्सीजन। तो इसमें ये म्यू कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी वैल्यू अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा ये -1। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमारे पास डाइपोल मोमेंट है 0 डिवाइड बाय दिस वैल्यू -1, 0 डिवाइड बाय दिस वैल्यू 0, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या आ जाता है -1। तो थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स -1। तो क्या होगा यहाँ पे, कॉस इनवर्स कॉस 180 डिग्री। तो कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसीलिए हमें पता चला कि 180 डिग्री कितना होता है, लीनियर। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज लीनियर। इस मेथड से हम क्या पता कर सकते हैं, बॉन्ड एंगल, जिससे हमें ये उनकी ज्योमेट्री के बारे में पता लग सकता है। जैसे कि वेस्पर थ्योरी भी इसी के बाद, मतलब कि वेस्पर थ्योरी को भी ऐसे ही यूज करते हैं। मतलब जो वेस्पर थ्योरी को यूज करते हैं उसमें हम रिजल्ट समझते हैं, वो रिजल्ट यहाँ से निकले हैं। उसके बाद अगर हम वाटर की बात करें, अब एक तो हो गया लीनियर, ऐसा ही कोई दूसरा एग्जांपल वाटर के लिए, दोनों की हमें बॉन्ड मूवमेंट पता है, फॉर्मूला अप्लाई करें। फॉर्मूला जब भी अप्लाई करोगे तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब जो भी वैल्यू हमारे पास आई है कॉस इनवर्स, इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास थीटा वैल्यू आएगी 104.36 मिनट। अगर इतनी वैल्यू आती है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो थीटा है उसका कोई फाइनाइट वैल्यू है, थीटा की कोई फाइनाइट वैल्यू है, कोई पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है, इतना इसका जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें इतना एंगल होगा। तो सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल हैज नो लीनियर स्ट्रक्चर, इट हैज एक्चुअली एंगुलर स्ट्रक्चर। ओके, इट हैज एक्चुअली एंगुलर स्ट्रक्चर। तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में हमने देखा डाइपोल मोमेंट को यूज करके हमने थीटा निकाला, जिससे हमें पता चला एंगल कितना है और उसका स्ट्रक्चर लीनियर है या फिर कोई पर्टिकुलर एंगल है, वो एंगुलर स्ट्रक्चर है। तो यहां तक आपका जो चैप्टर है यूनिट 6 भी खत्म हो गया है। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। बिटवीन क्लोराइड आयन एंड फ्लोराइड आयन विच वन वुड हैव मोर पोलराइजेबल, कौन सा ज्यादा पोलराइजेबल है? अब दोनों ही नेगेटिव आयन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है। अब दोनों का क्या कंपेयर करोगे आप, साइज। दोनों में से साइज किसका है, फ्लोराइड आयन का कम होता है। जितना ज्यादा अब ये दोनों कौन से हैं, नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन के केस में क्या होता है, जितना कम साइज होगा
उतना ज्यादा पोलराइजेशन ज्यादा होगी। एनाइन के केस में क्या था, जितना ज्यादा साइज होगा, अब दोनों का साइज किसका है ज्यादा बड़ा है, क्लोरीन का, तो इसका मतलब ये ज्यादा पोलराइजेबल है। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड स्टेनस टेट्राक्लोराइड, दोनों में डिफरेंस है। कंपाउंड्स ऑफ आयंस स्टेनस 4 पॉजिटिव, दीज आर कंसिडर टू हैव कोवेलेंट कैरेक्टर, इनमें ज्यादातर कोवेलेंट कैरेक्टर है जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, लेकिन इसका आयनिक कैरेक्टर हो जाता है इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा याद रखें, कोवेलेंट कैरेक्टर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है एज कंपेयर टू आयनिक कैरेक्टर। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट डायपोल मोमेंट ऑफ द एंड बॉन्ड डिस्टेंस। डायपोल मोमेंट गिवन है, बॉन्ड डिस्टेंस गिवन है, ये है डी, 0.44 डी है ये। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन हाइड्रोजन एंड आयोडीन एटम्स, और उनके रिजल्ट को कंपेयर भी करें। सबसे पहले म्यू, हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्ज की बात करें और जहां पे हमें आर और म्यू दिया गया है इसका मतलब सीधा सीधा म्यू वैल्यू अप्लाई करें, म्यू फॉर्मूला अप्लाई करें, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम कोई इश्यू नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें, हमें कैसे पता चलेगा। जहां पे डायपोल मोमेंट की बात करें इसका मतलब डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करें। और क्यू आप कैसे फाइंड करोगे, म्यू बाय आर। कंपैरिजन करना है, दोनों को डिवाइड करें, इतना कंपैरिजन। पार्शियल चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इतना, उतना ही इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ, नेगेटिव साइन के साथ, अपोजिट साइन के साथ इतना चार्ज है। यूजिंग दिस इक्वेशन शो दैट मोलर पोलराइजेशन हैज दिस यूनिट। अब कैसे, अगर आपको इनकी यूनिट्स पता है, यूनिट्स हैं आपके पास, यूनिट्स को डिवाइड करेंगे, रो वैल्यू के पास जो रो क्या है, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास की कितनी होती है, किलोग्राम पर मोल, दोनों को डिवाइड करें आपके पास यूनिट आ जाएगी। इज इट ट्रू टू से दैट सल्फर डाइऑक्साइड इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। अगर आप इसका डायपोल मोमेंट लाइक वाटर फाइंड करोगे तो आपको पता चलेगा इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू है और ये लीनियर नहीं है बल्कि एंगुलर है। कैलकुलेट डायपोल मोमेंट ऑफ 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन इफ द डायपोल ऑफ CCl इज गिवन बाय दिस वैल्यू। बॉन्ड एंगल इनमें कितना होता है, 120 डिग्री। 120 डिग्री है तो क्या करोगे आप, म्यू वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, μ1 μ2 आपको पता है तो अप्लाई करें, जो भी आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो कितनी आ जाएगी, 1.6 है, लेकिन ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपके पास है 1.48, तो इतना का डिफरेंस है, तो आप फाइंड कर सकते हो, इट इज न्यूमेरिकल। एक्सप्लेन द रीजनिंग क्वेश्चन। आयनिक रेडियस ऑफ हाइड्राइड आयन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोराइड आयन, ऐसा क्यों। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है न्यूक्लियर चार्ज की। अगर बात करें हाइड्रोजन वो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा है पीरियोडिक टेबल के, फ्लोराइड आयन राइट हैंड साइड की तरफ पड़ा है, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं अलोंग द पीरियड, तो क्या होता है न्यूक्लियर जो चार्ज है वो इंक्रीज करता है। तो किसका ज्यादा चार्ज होगा, जो राइट हैंड साइड पे पड़ा है फ्लोराइड आयन का। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, आपने पढ़ा है जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना कम आयनिक रेडियस। मैंगनीज डाइऑक्साइड हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मैंगनीज डायमैंगनीज हेप्टा ऑक्साइड। तो इस दोनों केस में ऑक्साइड्स हैं मैंगनीज के, दोनों में डिफरेंस है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट का। और दूसरी बात, इनमें जो बॉन्डिंग है इसमें कितना है इसका चार्ज, 2 पॉजिटिव, इस पे है 7। तो चार्ज की वजह से, चार्ज जो इसके केस में अगर बात करें इसमें है 2 पॉजिटिव, तो इट इज लेस देन 3 पॉजिटिव। तो फजान रूल याद करें, उसमें बोला गया था 3 हो पॉजिटिव चार्ज या फिर उससे कम हो तो उसमें ज्यादातर आयनिक कैरेक्टर होता है। इसमें आयनिक कैरेक्टर है तो आपको इतना पता चल गया, तो आप लिख सकते हैं इसमें क्या है, आयनिक, ये है आयनिक। इसमें है अगर ये जो 7 है इसका मतलब इसके सर पे है, तो इसका मतलब क्या है, इट हैज 7 पॉजिटिव चार्ज। अब इट इज ग्रेटर देन 3 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स इट हैज कोवेलेंट कैरेक्टर। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात है तो आपको क्या कंपेयर करना है, आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है तो इसका मतलब मैंगनीज का इसीलिए ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है एज कंपेयर टू दिस वैल्यू, दिस मॉलिक्यूल। Calculate dipole moment of sodium chloride molecule at an internuclear separation given। चार्ज गिवन है, सेपरेशन गिवन है, ये ध्यान रखें, इसे मीटर में जरूर चेंज कर लें क्योंकि हमें SI यूनिट में वैल्यू चाहिए। पिकोमीटर को चेंज करते हैं 10⁻⁻12 मीटर के साथ।
तो मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा डायपोल मोमेंट का आंसर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको वो क्या वैल्यू होती है, एप्सिलॉन आर। CCl4 क्यों एप्सिलॉन आर लिया, एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिया, क्योंकि दिस इज CCl4। जो भी आयनिक वो भी कंपाउंड लिया है वो किसी मीडियम में बात कर रहे हैं, तो मीडियम में अगर बात कर रहे हैं तो इसीलिए वहां पे ER एप्सिलॉन आर वैल्यू यूज करोगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास है, टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास है, डेंसिटी की वैल्यू, रो वैल्यू आपके पास है। तो मोलर पोलराइजेशन आपको फाइंड करना है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लेना पड़ेगा, मीडियम वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, मोलर पोलराइजेशन PM वैल्यू। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एप्सिलॉन आर वैल्यू चाहिए। एप्सिलॉन आर वैल्यू आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, अप्लाई कीजिए। CCl4 का आपको M जो मास है वो आपको ग्राम पर मोल में आपको पता होना, या फिर आप फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन में भी गिवन हो सकता है। रो वैल्यू आपके पास सामने है, दी गई है, आप काउंट करें। उससे पहले आपको डेंसिटी जो मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट आपको काउंट करना है, Q इंटू आर अप्लाई कीजिए, काउंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है। यूनिट नंबर 6 ब्लॉक 2 का फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी ही विदाउट एनी डिले नेक्स्ट वीडियो विल कम वेरी सून। और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रॉम comment box. You can join us on Facebook, WhatsApp, Instagram. You can ask their question to us directly. If you have any doubt you can ask on comment box also. If you have any suggestion you can also discuss with us. Keep watching this channel, Core Classes. Thank you.